यूज करते हैं हम। जिस तरह से दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स आपस में मिलते नहीं है, सिमिलरली डीएनए भी दो लोगों का आपस में नहीं मिलता। इस टेक्निक को यूज करते हैं लोगों को पहचानने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्राइम जब कहीं होता है तो ये पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल को। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है? इट इज अ टेक्निक employed to assist the identification of individuals on the basis of DNA profile। डीएनए प्रोफाइल पे बेसिस पे जब हम किसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह दो, डीएनए टाइपिंग कह दो, एक ही बात है। अब आपको मैं इसका बेसिस क्या है वो बता देता हूं, फिर इसको करते कैसे हैं वो पढ़ेंगे हम। अच्छा, इसको इसको इन्वेंट किसने किया? तो इट वाज इन्वेंटेड बाय सर एलेक जेफरी। इन्होंने इन्वेंट किया। इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम दो एक्यूज को अरेस्ट करने में यूज किया था 1983 में, और 1986 के अंदर इस टूल से दो लोगों को अरेस्ट किया था जिन्होंने क्राइम किया था। तो ये काम कैसे करता है? हम कैसे किसी का डीएनए निकाल के उसको पता कर सकते हैं कि ये किसका है? तो जैसे कहीं पे जब क्राइम होता है तो उस जगह पे जैसे किसी के हेयर सैंपल हो, वो कलेक्ट करती है पुलिस। किसी का सलाइवा मिल जाता है तो भी पुलिस कलेक्ट कर लेगी। ठीक है। तो जो उसके सेल्स के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, उन सेल्स में से हम उस पर्सन का डीएनए अलग निकालते हैं और उसको पहचान के हम लैब में रख लेते हैं। भी इस डीएनए के को कैसे पहचानेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमने लैब में रख लिया, फिर पुलिस कुछ सस्पेक्ट्स को लाती है। जैसे भाई सस्पेक्ट्स मतलब कि इसने क्राइम किया है या नहीं, आप चेक करके बताओ। तो पुलिस जिन लोगों को पकड़ के लाएगी उनका डीएनए निकालेंगे और इस डीएनए से मैच करेंगे। जो पहले आपको क्राइम की स्पॉट पे मिला था उस डीएनए को हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों डीएनए एक ही पर्सन के हैं। तो वो फिर जब सस्पेक्ट का और इसका डीएनए जो साइट पे क्राइम की साइट पे मिला है वो अगर मैच हो जाएगा तो इट मींस ये वही बंदा है जो वहां पे था। तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये वो पर्सन है जिसने क्राइम किया है सेफली। और ये ऑथेंटिक एविडेंस है, इसको कोर्ट एक्सेप्ट करती है इस एविडेंस को। कई केसेस में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आइडेंटिफाई होते हैं एक्यूज्ड, और उनको फिर कन्विक्शन भी होती है इसी बेसिस पे। यस, जो डीएनए किसी भी पर्सन का डीएनए होता है उसका 90% डीएनए आइडेंटिकल होता है किसी दूसरे के साथ। मतलब मेरा डीएनए आपका डीएनए 90% एक जैसा मिलेगा। लेकिन जो ये 10% डीएनए जहां डिफर करता है, ये डिफरेंस, जैसे टोटल डीएनए हमारा कितना है 2.2 मीटर की लेंथ का है, हमने पढ़ा है। तो मैंने अभी बताया इसका 90% डीएनए तो हमारा सबका सेम है,
और जो 10% डीएनए है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पहचानने के लिए। और इस 10% डीएनए के अंदर ये जो हम यूज करेंगे 10%, देखो इस 10% में कौन सा डीएनए होता है? नॉन कोडिंग डीएनए होता है बच्चों, कोडिंग वाला नहीं उठाते हम, क्योंकि कोडिंग वाला तो सेम मिल सकता है। अब जैसे एक पर्सन फेयर कलर का है, फेयर कलर के लिए एक डीएनए, पर्टिकुलर डीएनए चाहिए, तो हम उस डीएनए को यूज नहीं कर सकते किसी को पहचानने, क्योंकि फेयर कलर का तो कोई और भी मिल जाएगा, उसमें भी वही डीएनए मिलेगा, जीन्स वैसे ही मिले। तो हमने वो डीएनए उठाना है जो काम नहीं करता। आपने, हमारे अंदर बहुत सा डीएनए ऐसा है जो काम नहीं करता, फंक्शनल नहीं है, कोडिंग नहीं करता, एमआरएनए नहीं बनवाता। तो इस नॉन कोडिंग डीएनए में, ध्यान से सुनिएगा, इस नॉन कोडिंग डीएनए में एक खास बात होती है। जैसे ए टी टी सी जी, जैसे ये 5 बेस पेयर्स हैं, ये रिपीट होते हैं हमारे अंदर, ऐसे सबके अंदर रिपीट होते हैं मान लो। अब अगर मेरे अंदर ये सेगमेंट्स 10 बार रिपीट होते हैं, तो आप में जैसे 15 बार रिपीट हो रहे हैं, किसी में 20 बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मेरे डीएनए में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के डीएनए के ऊपर ये सेगमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है, तो किसी दूसरे के अंदर वो 10 बार रिपीट नहीं होगा। वहां पे हो सकता है 15 बार रिपीट हो रहा हो, 20 बार रिपीट हो रहा हो, 25 बार रिपीट हो रहा हो। तो डिफरेंस है। ये जो रिपीटिंग यूनिट होती है, यही पहचान होती है। मतलब मेरे डीएनए में अगर ये रिपीटिंग होगी, यही सब में ए टी टी सी जी, ए टी टी सी जी, ये नहीं है कि मेरे में एटीटी है आप में एसीसी है, नो। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर ये जो रिपीटिंग यूनिट होती है ह्यूमन में सब में सेम होती है, होंगी यही, लेकिन कितनी बार होंगी ये डिफरेंस है। मतलब टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिपीट करती हैं, कितनी बार ये यूनिट्स, जैसे इस पर्सन के अंदर इस क्रोमोसोम के ऊपर 20 टाइम्स रिपीट कर रही है, तो किसी दूसरे में वो 20 टाइम रिपीट नहीं करेंगी, उसमें 25 मिल जाएंगी, उसमें 30 मिल जाएंगी। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, इनको कहते हैं सिंपल टेंडम रिपीट्स। तो आप कह सकते हो किसी को पहचानने का तरीका क्या है? STR। STR जो होती हैं, उनसे हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि कितनी बार रिपीट कर रही हैं, दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो टेंडम रिपीट्स हैं, अभी जैसे मैंने कहा आपको ATTGC, ये टेंडम रिपीट्स कितनी तरह के होते हैं? सिंपल टेंडम रिपीट्स 2 तरह के होते हैं बच्चों। यस, ये रिपीटेड जो यूनिट्स आती हैं, एक तो होते हैं मिनी सैटेलाइट, और एक होते हैं बेटा माइक्रो सैटेलाइट। मतलब इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, मिनी या फिर माइक्रो। मिनी सैटेलाइट का मतलब, मिनी सैटेलाइट्स हैव सीक्वेंसेस ऑफ 15 to 50 base pairs repeated 1000 times। देखो, अगर 15 बेस पेयर की यूनिट है, देखो AGCCTTAACC, जैसे ये 15 है या 16 है, 17 है, 18 है, ये 50 तक कितने भी हैं, अगर ये यूनिट रिपीट करते हैं तो इनको कहते हैं मिनी सैटेलाइट। मतलब 15 से 50 बेस पेयर्स अगर रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये 15 का यूनिट है, 16 का है, 17 का है, अप टू 50, तो इनको क्या कहेंगे बेटा? मिनी सैटेलाइट। हमारे पास, हमारे डीएनए में करीबन 30,000 मिनी सैटेलाइट की जगह है, लोकस। मतलब आपके डीएनए में 30,000 जगह ऐसी हैं
जहां पे ये 15 से 50 बेस पेयर रिपीट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर है पेयर्स ऑफ लेस देन 10 units, less than 10 base pairs, repeated for 10 to 100 times। ठीक है जी। ऐसी हमारे पास ये कितनी लोकस है? 2 लाख जगह पे ऐसी सैटेलाइट लोकेशन है। इनको यूज करते हैं हम बच्चों पहचानने के लिए। अब क्योंकि इनको इधर वालों को ये जो 15 to 50 है, ये तो लंबे हो गए ना, इनकी लेंथ ज्यादा होगी, इनको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे क्योंकि इसमें लेस देन 10 है। लेस देन 10 का मतलब जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ए टी टी सी जी, 1 2 3 4 5 पांच पांच की यूनिट है ये। तो पांच पांच की यूनिट रिपीट करती हो तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रो सैटेलाइट। और यही अगर 15 की होती तो इसको क्या कहते हैं? मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट से भी चेक कर सकते हो आप, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, इसमें आपको बड़े बेस पेस को पहचानना पड़ेगा। तो हम क्या यूज करते हैं? माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट कितनी जगह पे बैठा है? हमारे 2 लाख। मतलब आपके डीएनए में, आपके न्यूक्लियस में 2 लाख जगह ऐसी हैं जहां पे आप इनको गिन सकते हो, जहां पे आप इनको काउंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम पे, फर्स्ट पे और नाइन्थ पे और सेकंड पे काउंट कर रहा हूं। जैसे एक पर्सन के लिए मान लो मैं साइंटिस्ट हूं लैब में, तो मैंने इन 3 पे काउंट कर लिया। फिर जैसे कल्प्रिट, जैसे कोई आएगा उसको मैंने पहचानना, तो उसके भी फर्स्ट, नाइन्थ और सेकंड पे काउंट कर लूंगा। अगर जितनी पहले वाले की मिली थी वही उसकी मिलती है तो पर्सन सेम है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो। जैसे मान लो एक सस्पेक्ट है, एक क्राइम हुआ, उस सीन पे हमें एक सेल मिल गई है। जैसे ये सेल मिल गई बेटा, वहां पे पर्सन का बाल मिल गया मान लो हमें, उसके न्यूक्लियस में से हमें पता है डीएनए मिल जाएगा। इस डीएनए को हम बाहर निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास एक ही सेल है और इतना ही डीएनए है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट, जब हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो कहीं डीएनए खराब ना हो जाए, इसलिए हम इसकी कॉपी करवा लेंगे। इसकी कॉपी करवा के हम लैब में रख लेंगे। जैसे आपने 10 कॉपीज करवा ली इसकी, ठीक है। अब इस डीएनए में आपने चेक किया, जैसे आपके पास ये क्रोमोसोम्स इस बंदे के ये हैं ऐसे, मैंने सेलेक्ट किया क्रोमोसोम फर्स्ट, मैंने सेलेक्ट किया क्रोमोसोम 5, मैंने सेलेक्ट किया 9 और मैंने किया 11 फॉर एग्जाम्पल। इस पे मैंने चेक किया कि ए सी सी टी जी कितनी बार रिपीट होता है? जैसे यहाँ पे 10 टाइम्स रिपीट होता है। इसके ऊपर ये यूनिट कितनी बार रिपीट होती है? ए सी सी टी जी, जैसे ये 12 टाइम्स रिपीट होती है। जैसे इस पे चेक किया मैंने, ये 15 टाइम्स है। जैसे इस पे चेक किया, ये 6 टाइम्स। ठीक है। अब सस्पेक्ट को लाते हैं पुलिस ऑफिशियल्स। सस्पेक्ट को लाएंगे तो हम उसका ब्लड सैंपल लेंगे, उसका डीएनए अलग निकालेंगे, उसका फर्स्ट क्रोमोसोम, फिफ्थ क्रोमोसोम, नाइन्थ क्रोमोसोम और 11th क्रोमोसोम निकालेंगे। उसके ऊपर चेक करेंगे कि ए सी सी टी जी कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 10, इस पे 12, इस पे 15 और इस पे 6 सेम है। इट मींस ये पर्सन और ये पर्सन सेम। ठीक है जी। हमें दोनों का पता लग जाएगा कि इन दोनों, जो वहां पे क्राइम सीन पे था और जिसको सस्पेक्ट को पुलिस लेके आई है, दे आर आइडेंटिकल। उनका डीएनए सेम है, मतलब पर्सन सेम है। ये तो हो गया बेसिक। ये जो नंबर आया आपका 10 12 15 6, इसको क्या कहते हैं? वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। अब ये तो हो गया तरीका, ये तो हो गया थ्योरी। अब प्रोसीजर क्या है? हाउ यू विल परफॉर्म द टेस्ट, कैसे करेंगे आप? तो अब हमने कंसेप्ट पढ़ना है इसका, प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों। प्रोसीजर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, देखिए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट करेंगे। जो सस्पेक्ट है, जो क्राइम सीन पे आपको मिला है, आइसोलेटेड फ्रॉम सैंपल ऑफ ब्लड, जो क्राइम सीन पे मिला है उसके ब्लड से, सीमन से, या कोई भी टिश्यू वहां पे आपको मिला हो उससे आप डीएनए अलग कर लेंगे बाय हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, जो डीएनए आपने अलग किया था उसकी कॉपी करवा लोगे, कि आपको डीएनए बाद में और भी चाहिएगा, तो इसके लिए आप क्या टेक्निक यूज करेंगे, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये अगली यूनिट में पढ़ेंगे कि पीसीआर कैसे करते हैं। आपने डीएनए निकाला, उसको मल्टीप्लाई करवा लिया, उसको एम्पलीफाई करवा लिया, उसकी कॉपीज बनवा दी। अब इसके बाद हम डीएनए को कट करेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है बच्चों जो एक खास जगह पे जाके, जैसे ये डीएनए है, इसको किसी साइट पे से कट करना हो, स्पेसिफिक साइट से, तो ये एक एंजाइम है जो इसको कट कर देगा। तो जो डीएनए आपने कट किया, जैसे ये बड़ा डीएनए था, आपने इसके टुकड़े कर दिए लाइक दिस, ऐसे ऐसे। जो ये कट डीएनए, इसके अंदर आपके वीएनटीआर है, वही कितनी बार रिपीट होता है वो चीजें इस डीएनए के अंदर आपके पास आ गई है। अब आप क्या करोगे, इन डीएनए को सेपरेट करोगे। डीएनए सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी आप अगली यूनिट में पढ़ेंगे कि ये तरीका कैसे काम करता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे आपके डीएनए, जैसे छोटा डीएनए, उससे बड़ा डीएनए और सबसे बड़ा डीएनए, ये डीएनए लेंथ वाइज आपके पास अलग अलग निकल आएंगे। डीएनए अलग निकलने के बाद आप इस डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करवा लो। जैसे ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तीनों डीएनए ना, इसको आप गर्म करके या बेस डाल करके दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग करवा देंगे हम। ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होने के बाद अब आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दोनों के दोनों। इस आइसोलेटेड डीएनए को हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यस, डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द जेल, जो लास्ट स्टेप में थे, आर कॉपीड ऑन अ नाइलॉन नाइट्रोसेलुलोज शीट प्लेस्ड ऑन जेल। जेल जिसके अंदर आपने डीएनए को सेपरेट किया था, उससे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने नाइलॉन नाइट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर पेयर करवा दिया। इस मेथड को बोलते हैं साउदर्न ब्लोटिंग। अभी समझाता हूं आपको, साउदर्न ब्लोटिंग। यस। जब ये डीएनए के टुकड़े आपके पास अलग अलग हो गए, अब प्रॉब्लम ये है, देखो बच्चों, जैसे ये डीएनए के सेपरेट कर लिया आपने, ये, अब डीएनए हमें नहीं दिखता, तो अब हमें इसके ऊपर रखा हुआ ATTCG, ये कैसे दिखेगा, हमें कैसे पता है कितनी बार है इसके ऊपर ATTCG, हमारे को नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डीएनए प्रोब होते हैं। डीएनए प्रोब क्या होता है कि आपने लैब में ऑलरेडी एक डीएनए का स्ट्रैंड बनवाया हुआ है, इसके ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ए के सामने टी, टी के सामने AGC, ये आपके पास पहले होते हैं, इनको कहते हैं डीएनए प्रोब। आप अपने डीएनए के ऊपर जब ये अप्लाई करोगे, तो जहां जहां ATTCG है, वहां वहां ये आपके प्रोब जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है। जहां जहां इनको रिपीटेड यूनिट्स मिलेंगे, वहां पे आप इनको बाइंड करवा दोगे। ये कैसे हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडियो एक्टिव है, तो इनको तो आप देख सकते हो इजिली। तो ऐसा करने के बाद आप इनके ऊपर एक्सरेज पास करोगे।
जब आप एक्सरेज पास करेंगे तो जितनी जगह पे आपका ये डीएनए प्रोब जाके जुड़ा है उतनी बैंड आपको मिल जाएंगे। जैसे 3 बैंड आ गए तो इट मींस इस पर्सन के डीएनए में ए टी सी जी की यूनिट कितनी है, 3। तो आपको पता लग गया कि इस डीएनए में आपकी वीएनआर कितने हैं, 3। तो इस तरीके को कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये जो बैंड्स आएंगे डार्क आपके पास, इनसे आप काउंट कर सकते हो कि जो पर्सन है उसके डीएनए में गिवन यूनिट्स कितनी बार रिपीट करती है।